हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं प्राथमिक उपचार एवं मालिश का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपी टीजीटी, ऑल स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एमवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, एस टेट, राजस्थान पीटीआई, ऑल स्टेट के लिए फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? तो ये सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालात को गंभीर होने से बचाना। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया? तो ये 1879 ईस्वी में अपनाया गया। 1879 ईस्वी में। प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था? तो ये अपनाया था सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने। प्राथमिक उपचार में कौन से उपचार होते हैं? तो स्वयं सहायता एवं प्राथमिक उपचार। वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है? तो स्वयं सहायता। उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है? तो यह है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन सी सामग्री होनी जरूरी होती है? तो यह है पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेज के टुकड़े व कैंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी तथा डिटॉल, स्प्रिट, दर्द निवारक दवाएं, खपच्ची। प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए? शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला हो, प्राथमिक सहायता की जानकारी रखता हो तथा व्यवहार कुशल हो एवं दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने वाला हो। खेलों में चोटें क्यों लगती हैं? खेलों के नियम का पालन न किया गया हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान एवं गलत प्रशिक्षण, तकनीक व उपकरण का प्रयोग। हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रैक्चर कहते हैं। खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो ये आराम देना, बर्फ लगाना तथा दबा देना तथा चोट लगे अंग को ऊपर उठाना। बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी कहते हैं। फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो ये पेडोग्राफ से लगाया जाता है। फ्लैट फुट का पता पेडोग्राफ से लगाया जाता है। ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्तस्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये विटामिन के का लगाया जाता है। एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है? ये डोपिंग कहलाता है। घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज्यादा लगने की संभावना होती है? तो ये फुटबॉल में होती है। फुटबॉल में होती है लगने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो ये मूत्र का किया जाता है। बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? तो ये इलेक्ट्रोथेरेपी। पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? तो व्हर्लपूल बाथ। चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? कंट्रास्ट बाथ कहते हैं। चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबोकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्रायोकाइनेटिक्स कहते हैं। किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? वैक्स थेरेपी कहते हैं। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है? तो वार्म अप होता है। खेलों में चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है? गंभीर चोट, ओवरयूज चोटें, लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? स्प्रेन कहलाता है। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव
या फटना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? मिश्रित फ्रैक्चर। चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? कंट्यूजन कहलाता है। अभी हाल में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवरयूज इंजरी हुई थी? टेनिस एल्बो हुई थी। हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? जटिल अस्थिभ्रंश कहलाता है। हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है दर्द व सूजन, नीला पड़ जाना व रक्तस्राव। हड्डी टूटने के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो ये दर्द व सूजन, नीला पड़ जाना व रक्तस्राव तथा हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज आना। वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, टूटती नहीं? तो ग्रीन स्टिक होता है। ग्रीन स्टिक। खेल में चोट लगने से बचाव के क्या क्या तरीके हैं? खिलाड़ी की फिटनेस तथा ठीक तरह से वार्म अप, खेल के पश्चात कूल डाउन व नियमों का पालन तथा सही तरीके की वेशभूषा व उपकरण का होना। फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? प्रशिक्षण की गतिविधि। हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? तो 4। हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से 2 प्रकार के होते हैं? साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त या खुला फ्रैक्चर। चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थान से कुचल जाती है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी फ्रैक्चर कहते हैं। मांसपेशियों की तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है? एवोलेजन अस्थि फ्रैक्चर कहलाता है। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टर्निक्वेट का प्रयोग किया जाता है। टर्निक्वेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एब्रेजन। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? ठंडा पानी या बर्फ से। लिगामेंट में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? तो स्प्रेन। खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस का क्या तात्पर्य है? आर से रेस्ट, आई से आइस, कंपैरिजन सी से और ई इवैल्यूएशन। भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? IASM। खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? स्टिचेस। स्पॉन्डिलाइटिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? वर्टिब्रा में। मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्च फ्रैक्चर। पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है? तो ये ब्रिस्ट हील फ्रैक्चर। एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? टखने में। प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं नीडिंग को। जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? ऊर्जा। संक्रामक रोग है मलेरिया। श्वसन में परेशानी कहलाती है तो डायसोफिया। जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है? तो जिला चिकित्सा अधिकारी करता है। जिला
चिकित्सा अधिकारी करता है। हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती है? पोटेशियम की। क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? अल्ट्राथेरेपी के द्वारा। सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो ये कंट्रास्ट बाथ के द्वारा। विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है करेक्टिव एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी का टूटना। लंबर गो से क्या तात्पर्य है? कमर दर्द से है, कमर दर्द से संबंधित है। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो सूजन कम करने में। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से होती है उल्टी की अनुभूति। टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में होती है? टेनिस एवं बैडमिंटन में होती है। इन्फ्लुएंजा नामक शब्द किससे संबंधित है? तो ये मालिश से संबंधित है। टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? ये टेंडन में जलन। थकान का क्या कारण होता है? लैक्टिक एसिड का बनना। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ये हाथ में स्थित होती है, ऊपरी भाग में। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें क्या पदार्थ होता है? तो इसमें होता है इथाइल क्लोराइड। पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तथा आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज तथा भौतिक प्रतिरोध तथा सर्किट ट्रेनिंग। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध कम होना तथा हवा की डेंसिटी कम होना। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो एरोबिक क्षमता विकसित होती है। गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उष्मा थकान व उष्मा आघात। उष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? पूरे शरीर में गर्मी महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन तथा सिर व वक्ष में दर्द। ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? मांसपेशी तनाव तथा संकुचन की गति धीमी, मांसपेशी का सख्त होना तथा क्षतिपूर्ति में देरी तथा ग्लाइकोजन का संग्रह कम होना। एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाई का सेवन क्या कहलाता है? तो ये डोपिंग कहलाता है। इसलिए अब मालिश देखते हैं। वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो ये 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। उस मसाज को ये 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। स्ट्रोकिंग, मैनिपुलेशन एंड प्रेशर मैनिपुलेशन। उस मसाज को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ उस मसाज को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन कहते हैं। कीलिंग मसाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्विजिंग, स्टेशनरी एंड सर्कुलरी आयरनिंग। प्रेशर मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। पेट्रिसाज मसाज के कितने प्रकार होते हैं? तो पेट्रिसाज मसाज के ये होते हैं पिकिंग अप, रिंकिंग अप एंड रोलिंग अप।
फ्रिक्शन मसाज के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रांसवर्स, सर्कुलर। परकुशन मैनिपुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? परकुशन मैनिपुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। परकुशन मैनिपुलेशन के अंदर कितने प्रकार हैं? तो है हैकिंग एंड क्लैपिंग, बीटिंग एंड पोंडिंग। परक्यूजन मैनिपुलेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये टैपोटमेंट नाम से जाना जाता है। टैपोटमेंट। हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो ये कपिंग कहते हैं। हैकिंग मसाज को कितने प्रकार से किया जाता है? डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड लॉन्गिट्यूडिनल। शेकिंग मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? ये बांटा गया है वाइब्रेशन एंड शेकिंग। वाइब्रेशन एंड शेकिंग। मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकारों में बांटा गया है? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन एंड प्रेशर मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन एंड प्रेशर मैनिपुलेशन। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।